आहार का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप घास फूस खाओ। आयुर्वेद ने ये भी बताया कि जांगम आहार, नॉन जांगम औद्भिद, बिल्कुल जांगम आपका आ गया जो चलाचर प्राणी हैं जो चल रहे हैं, जांगम औद्भिद, औद्भिज आ गए आपके जो उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। तो एक्चुअली आयुर्वेदिक ये जो आयुर्वेदिक ज्ञान है ये हमें ये बोल रहा है कि आप सब कुछ खाओ। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम जंगल प्रदेश की बात करें, जंगल वगैरह की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आप कल्टीवेशन जब अभी स्टार्ट नहीं हुई थी तो लोग क्या खाते थे, किस पे डिपेंडेंट थे। अब यहाँ हम कह देते हैं भाई किडनी ट्रांसप्लांट करो, किडनी खराब होगी। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई चीज़ बॉडी के अंदर खराब हो जाती है रिपेयर, तो क्या वो रिपेयर हो सकती है? हाँ। बिल्कुल हो सकती है। ऐसा नहीं है। किडनी खराब होने का अर्थ ये नहीं है कि किडनी ने अपनी एक्टिविटी रिड्यूस कर दी है। जो उसका काम है यूरिया क्रिएटिनिन को निकालना बॉडी से, बाय प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना, वो प्रॉपर्ली निकाल नहीं पा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेड हो गई है, खराब हो गई। आयुर्वेद नमक के बारे में क्या कहता है, आयुर्वेद आहार और रोग के बारे में क्या कहता है, आज किस एपिसोड में डॉक्टर गौतम के साथ हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ देख सकते हैं। और आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। करेगा गौतम जी, पहले ना आहार की बात करने से पहले, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक मैं है। एक क्वेश्चन और मेरे ख्याल से वो काफ़ी सारे लोग जो हमारे सुन रहे हैं वो जानना जरूर चाहेंगे। जैसे आपने बोला जो अलग अलग हमारे वात पित्त और कफ है, जो सारे ये है दोष हैं, इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और फिजिकली स्ट्रांग कौन नहीं बनना चाहता, जोड़े कंधे किसको नहीं चाहिए, राइट, अच्छी बॉडी किसको नहीं चाहिए। तो माय क्वेश्चन इज कि क्या कोई अपने दोष बदल सकता है? नहीं, जो आपका प्राकृतिक दोष है, अच्छा, जो बॉडी टाइप आपकी बन गई है शुक्र शोणित संयोग में, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर उसी बॉडी टाइप को अगर हम इंप्रूव करने की कोशिश करें तो हमें बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग चीज लेनी, उसके विपरीत नहीं, उसके उल्टा कुछ ना, उसके विपरीत ना करें, उसके विपरीत ना करें। देखो अब मैं आपको सिंपल से एक चीज कोट करता हूँ। जैसे आयुर्वेद में आहार को ना षड्रसात्मक बताया है। षड्रस मतलब 6 रस, आहार कोई भी हो, ठीक है। अब अगर हम आहार की टाइप करें तो वो है असित पीत खादित लेह, ठीक है, असित पीत खादित लेह। लेकिन आहार से पहले मैं थोड़ा सा आपको ना, जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको रखे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई शुक्र और शोणित का संयोग कैसा है, तो शुक्र शोणित कैसा है। उसके बाद गर्भाशय की बात कही थी। तीसरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि आहार, अब यहाँ पर आहार आएगा कि आहार भी डिपेंड करता है, जो डाइट है, जो डाइट है, गर्भिणी की जो डाइट है। तो आयुर्वेद में बोला गया 4 प्रकार का आहार है। कैसा? असित पीत खादित लेह। असित आ गया जिसको आप टीयर करके खा सकते हो, पीत जो आप पी सकते हो, खादित जिसको चबा सकते हो, और लेह मतलब जिसको चाटा जा सकता है। तो ये आयुर्वेद ने 4 तरह का आहार बताया है। अब इनका सोर्स, आहार का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप घास फूस खाओ। आयुर्वेद ने ये भी बताया कि जांगम आहार, जांगम औद्भिद, बिल्कुल जांगम आपका आ गया जो चलाचर प्राणी हैं जो चल रहे हैं, जांगम औद्भिद, औद्भिज, ठीक है। औद्भिज आ गए आपके जो उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, जैसे जो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स ओरिजिन हो गए। इसमें आपके चावल, गेहूं, आटा, दालें, सब्जियां, ये सब उद्भिद में आ जाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही पार्थिव भी होते हैं, मिनरल्स जो आपको ज़मीन से ही मिल रहे हैं, मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरह से आहार के बारे में आयुर्वेद ने सब कुछ बताया है। तो एक्चुअली आयुर्वेदिक ये जो आयुर्वेदिक ज्ञान है ये हमें ये बोल रहा है कि आप सब कुछ खाओ, आप सब कुछ खाओ, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि मतलब आप नॉन वेज ना खाओ, ये ना खाओ, ये तो आपके अपने मन का घटाना बढ़ाना है, ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ। देयर आर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग टाइप के प्रोटोटाइप के लोग रहते हैं। अब हम एशियंस हैं, एशियन कॉन्टिनेंट पे हैं तो, या साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में हैं तो हमें एशियन कॉन्टिनेंट वाले बोला जाता है। हमारे फिजिकल बॉडी अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो बेसिक तकरीबन सेम ही होते हैं। यहीं पे अगर हम नाइजीरियन कॉन्टिनेंट्स वालों की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, उनका टोटली अलग हो जाता है। अगर हमारा एक एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 8 इंच है, उनकी एवरेज हाइट 5 फुट 10 इंच या 6 इंच के करीब होगी। उनका बॉडी एंड्योरेंस या ये हमसे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जिनको हम यूरोपियन टाइप्स कह सकते हैं। या अगर आप साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे देखें, उनका थोड़ा अलग हो सकता है, वो ब्लैकिश ज़्यादा होते हैं, इस तरह से ज़्यादा होते हैं, ये होते हैं। तो हर कॉन्टिनेंट के, हर जगह के अपने अपने बॉडी टाइप्स है, ठीक है ना। तो ये बॉडी टाइप्स जो हैं ये अगेन डिपेंड किस पे कर रहे हैं, वात पित्त कफ पे कर रहे हैं। तो और वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, दैट इज देश एंड काल। आयुर्वेद ने देश, रीजन को भी 3 में डिवाइड किया है, साधारण देश, जांगल्य देश, अनूप देश। अनूप देश हो गया जहाँ आपका ज़्यादा कोस्टल एरिया आ गया, वहाँ के लोगों की प्रकृति अलग हो सकती है, डिपेंड करता है, क्योंकि अपना जो प्रकृति है अपना प्रभाव डालती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे या ब्रह्मांडे तत् पिंडे,
जो ब्रह्मांड में है वही आपके पिंड में, आपकी बॉडी में है, जो आपकी बॉडी में है वही आपके ब्रह्मांड में है। वैसे गौतम जी आपने बड़ी सी बात बोली, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे क्या है ना, लोग जो खाते हैं उन्होंने उसको अपना मतलब आइडेंटिटी बना लिया हुआ है। तो मैं बड़ी रिसर्च पढ़ रहा था इसके ऊपर कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या खाते थे, जैसे आपने बात बोली जिस एरिया में वही खाएंगे, बिल्कुल हमने वही देखा कि लोग ऐसे भी थे सिर्फ मीट खाते थे, लोग ऐसे भी थे सिर्फ वेजीज खाते थे, सिर्फ ओट्स खाते थे। तो ये कहना कि कोई कहे हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ वही खाते थे, ये गलत है। डिपेंड करता है एंसेस्टर्स कहाँ रहते थे, वहाँ मिलता क्या था, वहाँ मिलता क्या चीज। था। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम जंगल प्रदेश की बात करें, जंगल वगैरह की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आप कल्टीवेशन जब अभी स्टार्ट नहीं हुई थी तो लोग क्या खाते थे, किस पे डिपेंडेंट थे? जो जंगल में जो बेरीज मिल रही है, मीट मिल रहा है, जो भी एनिमल मिल रहा है वो मिल रहा है, खा रहे हैं। ठीक है, आपने कई बार डिस्कवरी चैनल पे बेयर ग्रिल्स को देखा होगा जी, मैन वर्सेस वाइल्ड कर रहा है, वो कुछ भी खाता है, भाई साहब कुछ भी खा लेते हैं, भाई साहब कुछ भी खाते हैं, कहते हैं एनीथिंग इज एडिबल, और सही कह रहे हैं। ट्रू। क्यों? क्योंकि भाई सर्वाइवल के लिए कर रहा है वो जी। ठीक है, तो आप देखो मतलब जो जिस एरिया में चीज मिल रही है, जो जिस एरिया का आहार विहार है वो वही खाएंगे, वो इनको बेस्ट है। अब मैंने बड़ी बार सुना भाई पीपल यूज टू लोग बोलते हैं कि भाई साहब जैसे डेंगू वेंगू आजकल फीवर काफ़ी चल रहा था, जम्मू में भी आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस डेंगू के डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे थे। उससे पहले कोविड का टाइम भी था, हम सब ने वो बड़ा बुरा वक्त देखा। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय भी रैंडमली भाई ये खाओ वो खाओ ऐसा खाओ वैसा। उस समय जिनको कोविड हो रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रचलित था नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो, नारियल पानी। वो 30-40 रुपए का नारियल 100 रुपए में उस समय बिक रहा था कि भाई पियो 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 पियो। उसके बाद कई लोग कीवी खाओ जी, कीवी खाओ। भाई साहब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब कहाँ से आ रही है नारियल, कहाँ से आ रहा है, कीवी कहाँ से आ रही है, नारियल कहाँ से आ रहा है? क्या वो इस देश का है? क्या आपकी बॉडी, आप पैदा कहाँ हुए हो, आप ग्रो कहाँ हो रहे हो? जैसे साउथ में नारियल पानी बहुत बढ़िया है, साउथ के लिए बहुत बढ़िया है, फिश बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, उनकी प्रकृति, उनकी बॉडी टाइप वैसी बनी है कि वो जो चीज़ें वहाँ की हैं वहीं की खा रहे हैं और अच्छा रह रहे हैं। ये ना गौतम जी इसी बात पे मैं एक मेरा ना बड़ा फेवरेट मतलब एक ट्रेंड मेरा एक वो रहता है, स्टांस रहता है। आजकल क्या है, लोग एवोकाडोज, ब्लूबेरीज ये खाने में बड़ा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे वीडियो कहीं भी देख लेते हैं। आप देखते हैं यूएस में कोई खा रहा है डेफिनेटली हेल्दी होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब कोई चीज़ लोकल और सीजनल नहीं है तो आपको सूट कैसे करेगी? नहीं करेगा। और फूड क्वालिटी इतनी अच्छी होगी भी नहीं। देखो फूड क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, प्रकृति ने सबके लिए सब कुछ रखा है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें हमारे J&K में बहुत ज़बरदस्त उगती हैं जिनका हमें पता उतना नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ। यहाँ पर किम्ब, हमें तो पता ही है ना, हमें तो पता कि भाई किम्ब क्या है। तो अगर हम किम्ब की बात करें, अगर यही चीज़ हम पंजाब में चले जाएं, मोस्टली पंजाब में भी ज़्यादा पता नहीं लोगों को, या थोड़ा बहुत अगर और आगे चले हरियाणा वगैरह में लोग नहीं जानते, दिल्ली वगैरह में, हालांकि नॉर्थ इंडिया में आ रहा है सारा का सारा, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग नहीं जानते। लेकिन किम्ब अपने आप में विटामिन सी का इतना प्रचुर मात्रा में है, उसमें विटामिन सी है। आंवला आपके यहाँ पर ग्रो कर रहा है, आंवले की एक फली जो होती है उसमें इतना विटामिन सी है कि 600 मिलीग्राम सबसे रिचेस्ट है, जो कि एक पूरे संतरे में मिलता है आपको। सही बोल आप एक संतरा खा लो और यहाँ पर आंवले की एक फली खाओ जी, बराबर आपको विटामिन सी वो बराबर मिल रहा है। फॉलो करो मेरी बात को। बिल्कुल। तो भैया अब एक आंवला आपको 1 रुपए का पड़ रहा है और वहीं पर एक संतरा आपको 10 रुपए का पड़ रहा है, सोचो। तो ये सब भेड़ चाल है जो लोग कहते हैं कि नहीं जी भाई फलाना बेरी खा लो, ये खा लो, कीवी खा लो, वो खा लो। यार कीवी से 3600 गुना माया आपको मार्शमेलो जो लोकल आपका मिल रहा है, उसमें मिल रही है वो चीज़ें, क्या ज़रूरत है वो खाने की? ठीक है ना। तो यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद कहता है आहार किस जगह का है, काल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आयुर्वेद ने काल मीन्स टाइम, कालो ही नाम भगवान, ना स्वयंभू ना मध्य ना निधना। काल भगवान, काल की दूसरी संख्या भगवान भी है। अच्छा, आपको पता कब स्टार्ट हुए? नहीं। कालो ही नाम भगवान, स्वयंभू खुद ही स्टार्ट हुआ, कब हुआ किसी को नहीं पता नहीं। न मध्य, मिड काल कौन सा? अब क्या हम अगर हम बोलें ये मिड काल है, अब इसके आगे कितना चलेगा हमें क्या पता मिड है, वो भी है। न मध्य, इसका मध्य भी नहीं है, ना निधना, ये खत्म कब होगा हमें पता है? वी डोंट नो। सिंपल है कि नहीं? तो ये काल, तो काल अपना, आयुर्वेद ने काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स मतलब रनिंग काल को 2 भागों में बताया है, साइक्लिक है। आदान काल, विसर्ग काल। आदान काल में क्या होता है? सूर्य प्रबल होता है। जो सूर्य है अपने तेज से पृथ्वी का जो सौम्य गुण है, जो पृथ्वी को इतना गर्म कर देता है, संतप्त कर देता है पृथ्वी को कि गर्मी वगैरह आती है, जो आपका ये समर सीजन हो गया, समर सीजन आप कह रहे हो, ये सारा का सारा 6 महीने पूरा आदान काल आता है। और उसके बाद
विसर्ग काल आता है। विसर्ग काल यहाँ पर चंद्र का गुण प्रबल होता है, चंद्र अपनी सौम्यता देता है। औषधियों का स्वामी भी चंद्र को बोला गया है। जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जितने भी प्लांट ओरिजिन की औषधियाँ हैं, सारे के सारे इस समय सौम्य गुण प्रबल होता है। तो उनका जो गुण है, उनका जो नेक्टर है, जो उनके अंदर अमृत तत्व है, जो बंदे को ठीक कर रहा है ना, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी की सारी बढ़ जाती हैं। ओके। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस काल में हो। तो गौतम जी, अब अभी तक मैं आपसे बात करके इतना समझा कि हमारी एक बॉडी टाइप है और उसके बाद जो आहार है वो बड़ा स्पेसिफिक है कि हम कहाँ से हैं और वहाँ पे लोकली क्या हो रहा है, और फिर काल की बात की आपने कि साल का कौन सा टाइम है। ऐसा नहीं कि पूरे साल हम सेम ही चीज़ें खा रहे। तो इसको आगे ले जाके मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो शरीर की डाइजेशन है, क्योंकि हमने देखा ही है यहाँ पे कि अगर डाइजेशन खराब होती है तो हमें सारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म है क्या, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, सिंपल शब्दों में। और अगर डाइजेशन के थ्रू उन केमिकल रिएक्शंस को वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तो बाकी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो दोष हैं, ये जो काल है, ये जो बाकी फैक्टर्स हैं, अगर हम इनके अगेंस्ट जाते हैं तो ये कैसे डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करते हैं? सर, इस पे थोड़ी ज़रा आप मेरे को बात बताएं। ऐसा है अनुराग जी कि आयुर्वेद में ना, जब हम बात करते हैं आहार की, जैसे हमने बोला, और डाइजेशन की स्पेशली, तो डाइजेशन के बहुत सारी संज्ञा, आप अगर हम मॉडर्न के हिसाब से जाएं तो डाइजेशन मीन्स व्हाट, ब्रेकिंग अप ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर। मतलब सिंपल जो हमें पता है, जो हमें पता है, आप इसोफेगस से जाओ, पेट गया, वो तो बहुत बड़ी, फिर उसमें बहुत चीजें आ गई, राइट। हाँ, मतलब मोटा मोटी उसमें सारा एलिमेंट्री कैनाल आ गया, जी जी, सारा गैस्ट्रिक जूसेस आ गए, सलाइवरी जूसेस आ गए, पैनक्रियाटिक जूसेस आ गए, बाइल जूस आ गया, वो डाइजेशन प्रोसेस ही है। मतलब क्या है, दैट इज इंजेक्शन हो रही है, डाइजेशन शुरू हो गई है, प्रोपल्शन हो रही है, प्रोपल्शन हो रही है, खाना आगे आगे जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, और फाइनली एब्जॉर्प्शन हो रही है। जो भी हमारे चीफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो बाद में रिलीज आउट बॉडी से एक्सक्रीशन प्रोसेस से हो जाता है, मोटा मोटी जी। दैट इज डाइजेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंसेस। आयुर्वेद यहाँ पे बड़ी डेप्थ में जाता है। अच्छा, आयुर्वेद डाइजेशन जो है, चय अपचय की जो प्रक्रिया है, चय अपचय, जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हो, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस बिल्डिंग अप ऑफ प्रोसेसेस एंड कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकिंग डाउन। ये सारा का सारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, आयुर्वेद इसको अवस्था पाक बताता है। दैट इज पाक। पाक मींस डाइजेशन। अच्छा, पाक हो गया डाइजेशन। अवस्था पाक आयुर्वेद ने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है। आयुर्वेद कहता है जो सबसे पहले जो भी हम फूड खाते हैं, तो मैंने पहले बताया था आपको कि षड्रसात्मक फूड होता है। 6 रस होते हैं फूड में। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर आ गया आपका स्वीट ज़्यादा। सिर्फ यहाँ टेस्ट की बात नहीं करेंगे हम। रसों में आयुर्वेद में सिर्फ ये नहीं बोला है कि भाई सिर्फ टेस्ट, मधुर, रसात्मक, उनको रसात्मक बोल के मतलब उनके ग्रुप बता दिया है कि मधुर रसात्मक आहार जो है वो ये है। अम्ल रसात्मक आहार आपके खट्टे पदार्थ ये हैं। उसमें सिर्फ खट्टापन नहीं है, उसमें मतलब उसने एक किस्म से आहार की टाइप्स बता रहा है वो, कि मधुर रसात्मक आहार कैसे होते हैं, अम्ल रसात्मक आहार कैसे होते हैं, लवण रसात्मक आहार एक ही, लवण रस एक ही है, नमक। लेकिन नमक अगर हम देखें सिर्फ आपका टेबल सॉल्ट नहीं है, 5 टाइप्स ऑफ लवण आर देयर। नमक भी 5 टाइप के, नमक 5 टाइप के हैं आयुर्वेद में। कैसे, कौन आप खाते भी हैं? समुद्र लवण आता है जो आप कॉमनली टाटा का नमक वगैरह जो भी सी सॉल्ट है, दैट इज समुद्र लवण। फिर एक विड लवण आता है आपका, ब्लैक सॉल्ट। अच्छा, विड लवण हो गया, वो हो गया विड लवण। ब्लैक सॉल्ट को विड लवण बोला जाता है। एक आता है आपका सेंधव लवण, सेंधा नमक हो गया, सेंधा नमक, दैट इज योर रॉक सॉल्ट। तो ऐसे ही 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट और भी हैं। ओके, ये 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। तो गौतम जी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। मतलब एक तो मिनरल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है ही है, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट है। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, आज की डेट में रेकमेंड किया जाता है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जिन लोगों को बीपी है वो साल्ट तो नहीं खाएं। लेकिन पोटेशियम की बात कोई करता नहीं, वो तो ऐसे पोटेशियम की बात वहाँ नहीं कर रहा है, लेकिन वहीं पर वो कहते हैं लो सोडियम साल्ट खाओ। लो सोडियम साल्ट क्या है आपका? सेंधा नमक। सेंधा नमक या सेंधा लवण। लवण इज द संस्कृत टर्मिनोलॉजी फॉर साल्ट। ठीक है। सेंधा लवण इज योर रॉक साल्ट। वो पत्थर वाला नमक खाओ जी। क्यों? वो लो सोडियम है। और इस पे ना गौतम जी, मतलब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आजकल मार्केट में बड़े सारे सॉल्ट्स आ रहे हैं, है ना? तो गौतम जी, जो आयोडाइज सॉल्ट है, तो जो बाकी वाली चीज़ें होती हैं आजकल, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अलग अलग जो पेशेंट्स होते हैं, किसी भी डिजीज़ के, कोई भी टाइप का होता है,
उन सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट खाना कौन सा नहीं? बिल्कुल अनुराग जी, ऐसा है कि जो हमारा, जैसे हम सैंधव लवण की बात करें, ठीक है, अब कोई पेशेंट जो है उसको बीपी है, मतलब ब्लड प्रेशर रेज होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है हमारा, अव्वल तो हम उसको सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करो, कम से कम करो, लेकिन फिर भी अगर आपको सॉल्ट खाना ही है थोड़ा बहुत, तो आप कहीं ना कहीं सैंधव लवण, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, वो खा सकते हैं। रॉक सॉल्ट उसको हम खाने को बोल सकते हैं, लेकिन ये रॉक सॉल्ट जो है इसके अंदर सोडियम तो लो होता है, लेकिन इसमें आयोडीन बिल्कुल भी नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं उनको हम ये वाला सॉल्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। ट्रू, समझ रहे हो ना? तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पीपल। अब देखो कई बार हम ये कहते हैं कि जो हमारा जैसे ये समुद्र लवण, जिसको हमने टेबल सॉल्ट जो आपका है नॉर्मल, जो हम घर में लेते हैं, तो ये जो समुद्र लवण है इसको कच्चा नहीं खाना चाहिए, स्पेशली इसका, क्योंकि संस्कार होना बहुत जरूरत है। अच्छा, समुद्र लवण, हाँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में एक कंसेप्ट ये भी है, संस्कार से गुण जो है चीज का चेंज होता है। तो मतलब आप संस्कार मतलब कुक करके खाना, मतलब संस्कार, दैट इज कुक। अब वो संस्कार अग्नि संस्कार हो रहा है या जल का संस्कार हो रहा है, मतलब उसका जो रिएक्शन जो है उसका, दैट इज टर्म्ड एज संस्कार। मतलब आप उसको किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से पाक क्रिया करके ले रहे हो। अच्छा, या पानी में डाल दिया या फिर खाने में डाल दिया, खाने में डाला है, कैसे डाला है, डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, तो उससे दैट इज उसका संस्कार। आपने उसको किसके साथ मिलाया, किस तरह से उसका संस्कार किया, उसका पाक, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका गुण चेंज हो जाता है। अब हम एक कंसेप्ट यहाँ पर मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ। लोगों को एक गलत कंसेप्ट रहता है मोस्टली, वो कहता है दही ठंडा होता है तसीर में। ठीक है, दही की तसीर जी ठंडी होती है, जनरली हम बोलते हैं, जी बड़ा कॉमन है। लेकिन दधि उष्णम, अच्छा, गर्म होता है। आयुर्वेद कहता है दधि उष्णम, दही की तासीर जो है वो गर्म होती है। लेकिन जब हम दही का मर्दन करते हैं, मर्दन कर करके तो उससे नवनीत निकलता है। नवनीत मीन्स मक्खन निकल रहा है, ठीक है। और जो पीछे छाछ रहती है, जिसको हम आयुर्वेद में तक्र कहते हैं, तक्र मतलब त्रिदोषों के लिए बेस्ट है, वो तीनों गुणों को बैलेंस करता है, मिनिमाइज करता है, छाछ जो होती है। अब जिस पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, IBS है, उसको हम तक्रारिष्ट, आयुर्वेद ने बोला है तक्रारिष्ट दो इसको पीने को, वो तक्र कभी भी पिए उसके लिए बेस्ट है। लेकिन लस्सी पिएगा, he used to go again and again, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, डायरियल प्रॉब्लम उसको आएगी। आम और कहीं ना कहीं दही जो है वो स्रोतस को अवरोध करता है। अब यहाँ स्रोतस का कंसेप्ट बताता हूँ, चैनल्स का, बॉडी चैनल्स जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं अवरोध कर रहा है। दधी जो होता है, दही होता है। मतलब आप थोड़ा और बताएंगे चैनल्स को अवरोध करने का मतलब क्या बोला इसमें आपने? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। आयुर्वेद में ऐसा मेंशन्ड है कि हमारी बॉडी में स्रोतस होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिनमें वात पित्त कफ मूव करते हैं। अच्छा। विद अदर धातुस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाता हूँ। होता क्या है, जब भी हम बॉडी में आहार लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अवस्था पाक का भी यहाँ पर साथ साथ इसका बताता हूँ कि अवस्था पाक क्या होता है। हमने सबसे पहले जब आहार, जो मैंने षड रसात्मक आहार बताया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ आहार। कुछ आहार जो होते हैं वो मधुर रसात्मक होते हैं, कुछ लवण रसात्मक, कुछ अम्ल रसात्मक, कुछ कटु, कुछ तिक्त और कषाय रसात्मक आहार होते हैं। अब जो मधुर, अम्ल और लवण रसात्मक आहार हैं, ये कफ दोष को बढ़ाएंगे बॉडी में, और सबसे पहले ही इनका जीर्ण शुरू हो जाता है। जीर्ण मीन्स डाइजेशन शुरू हो जाती है। जैसे भी आप मुख से आहार लेते हो तो सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? टीथ। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए उसको, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। टंग आपका एक एसेसरी ऑर्गन है जो कि फूड रोटेट करने में हेल्प कर रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एसेसरी ऑर्गन टंग है जो कि हेल्प करता है। अब यहाँ पर बोलस फॉर्मेशन हो रहा है। आयुर्वेद क्या कहता है, यहाँ पर बोलस फॉर्मेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रही है, और यहाँ पर कफ दोष की प्रिडोमिनेंस हो रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। अब जैसे हमने सबको पता है कि जो चबाना कितना ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि डाइजेशन मुंह से शुरू होती है। बिल्कुल। अगर हम जब खाना खा रहे हैं और सामने कोई स्क्रीन है, ये प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज होगी, बिल्कुल, है ना? तो इन अ वे अगर हम जब खाना खा रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ खाना खाएंगे तो डाइजेशन हम यहाँ से अच्छे कर लेंगे, बिल्कुल, है ना? नहीं तो अगर कुछ देखते देखते खा रहे हैं तो डायरेक्टली पेट में ले लिया, तो यहीं से कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया। देखो कॉम्प्रोमाइज होना भी शुरू होता है, साथ में आपको आहार की आपने मात्रा कितनी ली है वो भी पता नहीं चलेगा। ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, और मोस्टली ज्यादा ही होता है। ओवर ईटिंग जिसको हम कहते हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, एक्साइटिंग लगा है, हमें आहार पे ध्यान नहीं। आयुर्वेद यहाँ पे भी कहता है कि जब आप आहार कर रहे हो तो उस समय आहार ही करना है, वही उसी पे ध्यान देना है, उसी पे ध्यान देना। और वहां पर काल भी बताया है, टाइम क्या ले रहे हो आहार का,
और आहार भी मात्रा संगत होना चाहिए। मात्रा मीन्स उसमें सब कुछ असित पीत खादित लेह सब टाइप का आहार, बैलेंस्ड डाइट जिसको बोलते हैं। भैया आज तो हम बैलेंस्ड डाइट का बताते हैं कि भाई इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी ये है, आपके जिम ट्रेनर ने बताया ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ऐसा ऐसा खाओ, इतना इतना खाओ, इतने mg खा लो, उतने ग्राम खा लो, उतना ऐसा खा लो, ऐसा खा लो। आप कैलकुलेटेड खा रहे हो। आयुर्वेद ने पहले बता दिया कि ऐसा ही खाना है, ऐसे खाना है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली वो यूनिट्स यूज नहीं किए हैं जो आज हम मॉडर्न टर्म में जिसको कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स है वो नहीं कर रहा है। वो रसात्मक, वो कहता है षड रसात्मक आहार। षड रसात्मक आहार में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि ये आपके दोषों को ऊपर नीचे करेगा। जैसे ही आपने मुख में खाना लिया, मुख से लेकर कहाँ, गले से लेकर आपके हृदय तक, ये कफ दोष की प्रोडोमिनेंस है। और सबसे पहले आपके मधुर और अम्ल रसात्मक आहार ही डाइजेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं। मधुर हो गया, मीठा, मधुर, हम सिर्फ मीठा नहीं लेंगे। मधुर रसात्मक आहार में हम पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे, कार्ब्स, सबसे पहले डाइजेशन कार्ब्स की ही शुरू हो रही है, माउथ से शुरू हो रही है, सलाइवा से ही शुरू हो रही है ना। तो आयुर्वेद देखो कितना युक्ति संगत हो रहा है। युक्ति संगत मतलब कितना ज्यादा उन्होंने एडवांस्ड इसको लिया है उस समय में, एडवांस्ड। आप मधुर रसात्मक आहार, सिर्फ मधुर टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, मतलब अच्छा पूरा सारा ग्रुप पूरा पॉलीसैकेराइड्स को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला पाक हो रहा है। पहला पाक मींस फर्स्ट डाइजेशन बिगिंस। डॉक्टर साहब इस पे एक और सवाल है मेरा। अब देखिए, जैसे पहले तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक बैलेंस डाइट क्या हो गई, ठीक है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है, और मैं अपने जब क्लाइंट से काम करता हूँ, हमने देखा ही, हमने कई बारी बात बोली है कि जो एक इंसान डिजीज्ड है और जो एक इंसान स्वस्थ है, इन दोनों के लिए जो हेल्दी डाइट का मतलब है अलग अलग है। अब कई बार क्या होता है कि अगर किसको बहुत वेट लूज करना होता है, जब हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होता है, तो वी मेक श्योर कि उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम है, क्योंकि उनकी बॉडी जो कार्ब्स को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रही है। तो माय क्वेश्चन इज कि जब हम खाने में से कोई एक मैक्रोन्यूट्रिएंट निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया कि जो आयुर्वेद की डेफिनेशन है कि मील में क्या होना चाहिए, उसको हमने कम किया। तो उसका असर क्या पड़ता है शरीर के ऊपर? जैसे अगर एक मील है सर, जिसमें सिर्फ मान के चलिए प्रोटीन है और वेजीज हैं, कोई कार्ब्स नहीं है, एज कंपेयर टू एक मील है जिसमें प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं। सिंपल एग्जांपल होगा, हमने पनीर की सब्जी बना ली, किसी ने पनीर की सब्जी खा ली, किसने क्या किया, पनीर की सब्जी के साथ रोटी भी खाई, साथ में दही भी खाया। तो इसका डाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, या दोषों पे क्या फ़र्क पड़ता है, या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये चीज़ है। देखो, इसमें दो चीज़ें आती हैं अनुराग, दो चीज़ें मेन क्या आती है। देखो, पहले मैं बताता हूँ आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। इसमें आयुर्वेद क्या कहता है, बेसिक एक जर्नल प्रयोजन बताता हूँ आयुर्वेद का। आयुर्वेद कहता है प्रयोजनम चस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब सर प्रयोजन, इसका मतलब ये है, मैं सिंपल बताता हूँ। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो। ठीक है। आतुरस्य, आतुर मीन्स आतुरस आ गया आपका जो डिजीज्ड है, आतुरस्य विकार, जो उस डिजीज्ड का जो डिजीज है, जो उसका विकार है, विकार प्रशमन, डिजीज को सप्रेस करो, डिजीज को क्योर करो, डिजीज को ठीक करो। तो यहाँ पर अब दो बंदों की बात कर रहे हैं हम, एक तो हेल्दी है जी और एक जो डिजीज्ड है। आयुर्वेद ने हर जगह, जब हम डिजीज की बात करते हैं, अब डिजीज की टाइप कौन सी है, किस तरह की डिजीज है, कौन सा दोष इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, कौन सा धातु इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा मल इन्वॉल्व हो रहा है डिजीज का, डिजीज की काल क्या है, चिरकालिक है, चिरकालिक मतलब क्रोनिक है, अच्छा, या लघुकालिक एक्यूट है, अभी हुई है, ठीक है। काल कौन सा है, अवस्था क्या है डिजीज की, क्योंकि अवस्था आयुर्वेद ने बोला है यहाँ पर संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्त, भेद, ये 6 डिजीजेस की उन्होंने अवस्थाएं बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजीज की अवस्था कौन सी है, संप्राप्ति बनाते हैं, दैट इज पैथोजेनेसिस। तो यहाँ पर डिजीज की अवस्था क्या है, रोगी की अवस्था कैसी है, रोगी की वय क्या है, एज क्या है रोगी की है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, मेल है, फीमेल है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी तो संप्राप्ति बनती है डिजीज की। और अब यहाँ पर आयुर्वेदिक फिजिशियन का काम क्या है, उसने उस संप्राप्ति को तोड़ना है, ऐसा डाइट उसको देनी है जो उसके उस दोष को फर्दर एग्रीवेट ना करे। ओके। जो दूष्य, दूष्य कौन होगा, धातु, जो धातु जो दूष्य हुए हैं या जो मल दूष्य हुए हैं उनको फर्दर एग्रीवेट ना करे। आप क्या दे सकते हो, किस तरह का औषध दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द अवस्था ऑफ द रोगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर आयुर्वेद क्या कहता है, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे आपने पूछा कि सर क्या उसको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये तो आप एक बात कर रहे हो कि मतलब क्या हम उसको फुल प्रोटीन डाइट दें, हाफ प्रोटीन डाइट दें। आयुर्वेद ने ऐसा नहीं, आयुर्वेद ने हर डिजीज़ के साथ
आहार और विहार दोनों चीजें। अच्छा, रिकमेंडेशंस दी हैं हर बिल्कुल दी हैं कि फलानी डिजीज में आपका रोगी का ये आहार होना चाहिए। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की बात करें, उसमें बताया आयुर्वेद में कि आपको क्या आहार देना है इस रोगी को, और इसका विहार मीन्स इसकी डे टू डे एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। आहार मीन्स व्हाट टू ईट। तो सिंपल शब्दों में न्यूट्रिशन क्या है और एक्टिविटी वर्कआउट क्या है क्या नहीं है, वो बताया हुआ है आयुर्वेद में। डिजीज और पर्टिकुलरली डिजीज टू डिजीज वेरी करता है वो। अब इस पे गौतम जी एक बड़ा अच्छा वो है, मतलब जो हमने अब देखा ही होगा, हमने आपसे डिस्कस भी किया था, जो केसेस हमारे आते हैं, और ये थोड़ा गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी के ऊपर बात है। अभी जो मॉडर्न साइंस है, इनको ज़्यादा पता नहीं चला है गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी के बारे में। हमने आगे से शेयर भी किया था कि हमें 3-3 लाख रुपए खर्चे हैं एक टेस्ट के ऊपर। हमने देखा है कि उन बता तो दिया पेट के अंदर बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, लेकिन अभी भी ये बड़ी एक नेसेंट साइंस है, नेसेंट एरिया है, क्योंकि उन रिपोर्ट से हमें कुछ मिला नहीं था। तो हमने ये देखा है कि जैसे जैसे अगर पेट, जैसे आपने 2 कंडीशंस बताई कि एक हो गया कि अगर बहुत पुरानी कंडीशन है, क्रॉनिक हो गई, या अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो हमने ये देखा कि जो क्रॉनिक जिनको पेट के इशू हैं, उनका जो पेट होता है वो फाइबर पचा नहीं पाता, फाइबर डिग्रेड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही उन केसेस में हमको जैसे जो मीट वाला पार्ट है वो देना पड़ता है, और जो कंप्लीट मीट डाइट पे रहते हैं, कुछ टाइम पे रहते हैं, वो बहुत बेहतर फील होते हैं। लेकिन अभी भी लगता है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जब पेट खराब होगा तो आप हल्की चीज़ें दीजिए, लेकिन जो मीट वाला पार्ट है वो तो उतना हल्का नहीं हुआ, लेकिन वो डाइजेस्ट बहुत बेटर होता है। तो इसके बारे में सर क्या ख्याल है आपका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो, यहाँ पर फिर दोषों की बात आती है। अच्छा, फिर दोषों की, यहाँ पे फिर दोषों की बात आएगी। एक सिंपल सा आपको बताता हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मधुरावस्था पाक, तो ये स्टार्टिंग से इधर हो गया। मधुरावस्था पाक के बाद होता है अम्लावस्था पाक। यहाँ पर मतलब एसिडिक डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो रहा है। और ये आपका आमाशय का जो पेट में होता है, जो पेट में हो रहा है, HCl, पेप्सिन, वो सब चीजें यहाँ से HCl आ गया यहाँ पर आपके, ठीक है, पेप्सिन यहाँ पर, रेनिन है, ये चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये चीज़ें ये कर रही है। अब यहाँ पर ड्यूोडेनम पे आ जाओ, यहाँ पर भी अम्ल अवस्था पाक चल रहा है। यहाँ पर फूड कायम में प्रोड्यूस हो रहा है, जी, वो आगे कायम में कन्वर्ट हो रहा है कायम में। यहीं पर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम में पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस, जो प्रोटीन्स पर काम कर रहे हैं, बाइल से बाइल जूस, मतलब लिवर से बाइल जूस आ रहा है, बाइल डक्ट से, तो जो कि लिपिड्स वगैरह फैट्स पर जो एमल्सिफिकेशन करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम में हो रहा है। चर्निंग ऑफ फूड जिसको हम कहते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम से फूड वापस जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, तो चर्निंग ऑफ फूड हो रही है। सिंपल हो रही है ना। यहाँ पर अम्ल अवस्था पाक हो रहा है। अब जब ये इंटेस्टाइन से यही फूड, ये जो काइम फॉर्म्ड फूड है, फर्दर जब आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, जिसको हम पक्वाशय आयुर्वेद में कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कटु अवस्था पाक। समझ रहे हो? अभी कटु अवस्था पाक क्या हो गया, अभी बताऊंगा। अच्छा। इसके बारे में भी बताऊंगा। मैंने पहले बताया कि भाई फूड की डाइजेशन हो रही है, ठीक है। जब अम्ल अवस्था पाक होता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर कफ दोष की प्रेडोमिनेंस है, ठीक है, ठीक है, कफ दोष की प्रेडोमिनेंस हो रही है, अम्ल अवस्था पाक हो रहा है। जब पहला मधुरावस्था पाक, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, मधुरावस्था पाक जो है, मधुरावस्था पाक का क्या हो गया कि यहाँ पर कफ दोष प्रेडोमिनेंट हो रहा है, और यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स की डाइजेशन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली डाइजेशन हो रही है। अब फर्दर जब आगे आता है अम्लावस्था पाक, तो अम्लावस्था पाक में यहाँ पर प्रोटीन्स की डाइजेशन वगैरह हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर पित्त दोष प्रेडोमिनेंट है, पित्त दोष यहाँ पर प्रेडोमिनेंट होता है। लास्ट में जो मैंने बताया कटुअवस्था पाक, कटुअवस्था पाक में क्या है, कटुअवस्था पाक में जो वात दोष है ये प्रेडोमिनेंट कर रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, पक्वाशय में। यहीं पर शोषण क्रिया होती है। शोषण मीन्स वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सार किट विभजन, सार और किट विभजन का अर्थ क्या हो गया, जो आहार है उसका अन्न रस जो है, अन्न रस का एक सार भाग है, जो कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा है और थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो रहा है, और हमारी बॉडी के हर एक सेल को वो न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है। जनरली हमें पता है ये काम सारा ब्लड कर रहा है, ब्लड इज द ओनली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, लेकिन हम यहाँ आयुर्वेद में इसको वायु कहते हैं। वात, व्यान वायु है जो पूरी बॉडी में संचरण करता है। वात की, जैसे मैंने अभी नहीं बताया है, वात की भी फर्दर आगे 5 टाइप्स है, पित्त की भी आगे 5 टाइप्स है, कफ की भी 5 टाइप्स है। तो यहाँ पर जो व्यान वायु है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुँचा रहा है। सार आ गया, और किट क्या आ गया, योर पुरीश, दैट इज योर एक्सक्रीटरी पार्ट, जो आपने बाहर फेंकना है, बाहर निकालना है, वही आपका पुरीश बनाएगा, दैट इज योर मल, स्टूल्स और मूत्र। ये पक्वाशय में हो रहा है। मॉडर्न साइंस वाले कह रहे हैं कि भाई यूरिन फॉर्मेशन किडनी में हो रही है,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद वो यूरेटर्स की मदद से वो यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, वहाँ पर स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं। जब डॉक्टर्स मसल वगैरह ये कंट्रैक्ट करते हैं तो यूरिन पास आउट होता है। ये साइंस, आयुर्वेद कुछ ऐसा नहीं कह रहा है। आयुर्वेद कहता है ब्लड प्यूरिफिकेशन होती होगी किडनी में भैया, लेकिन जो मूत्र फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पकवाशय में होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, और इसके ऊपर वैसे रिसर्च होनी चाहिए, हो भी रही होगी, मुझे पता नहीं है, अभी मैं इतना इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने जो अपने पेशेंट्स में देखा है, मैंने जो चीज़ें, मैंने क्रोनिक रीनल फेलियर्स के पेशेंट को बस्ती ट्रीटमेंट किया है और उनका यूरिया क्रिएटिनिन गिरा है। अच्छा, वो जो कि होता नहीं है नॉर्मली, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। मैं किडनी पे काम ही नहीं कर रहा, किडनी के लिए मैंने दवाइयाँ दे दी उनको, लेकिन बस्ती ट्रीटमेंट एक है जिसको हम मेडिकेटेड एनीमा कहते हैं। मैंने अपने क्रोनिक रीनल फेलियर्स पर ये काम किया है। क्यों? इसमें आयुर्वेद का सिद्धांत है। जो वो सार और किट विभाजन हो रहा है और मल और मूत्र की फॉर्मेशन, मल अलग हो रहा है, मूत्र अलग हो रहा है, दोनों एक्सक्रीटरी पार्ट है। मल को भी बाहर निकालना है, मूत्र को भी बाहर निकालना है, लेकिन ये मल मूत्र का जो डिवीजन हो रहा है, जो ये अलग अलग हो रहे हैं, वायु की अगेन टाइप है अपान वायु, जो मल मूत्र को अलग करती है, और अपान वायु ही है जो मल मूत्र को फर्दर आगे प्रोग्रेस करती है, फर्दर आगे प्रोग्रेस कर रही है। अब मूलाधार चक्र की अगर हम बात करें, चक्रास की अगर हम बात करते हैं, यहाँ मूलाधार चक्र आ गया जो यहाँ पर रहता है। ये क्या कर रहा है? एक एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन स्पर्म्स को भी निकाल रहा है, एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन यूरिन को भी बाहर निकाल रहा है, एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन स्टूल्स को भी बाहर निकाल रहा है। तो ये कौन कर रहा है? अपान वायु, अगेन टाइप ऑफ वायु। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बोला किडनी के बारे में, तो ये कहना सही होगा कि डाइजेशन अगर खराब है तो किडनी को भी असर करेगी? डेफिनेटली 101%, क्योंकि जैसे सारी बॉडी पार्ट्स देखो ना, अब यूरिया क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एंड प्रोडक्ट आ रहा है ना, बाई प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्रिएटिनिन क्या है? अगेन बाई प्रोडक्ट है। रिलेटेड तो दोनों डाइजेशन से ही है, और वही बढ़ जाते हैं जब किडनी उनको निकाल नहीं पा रही। तो फिर किडनी उनको निकाल नहीं पा रही है, किडनी अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जीएफआर गिर गया उसका। अब यहाँ हम कह देते हैं भाई किडनी ट्रांसप्लांट करो, किडनी खराब होगी। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई चीज़ बॉडी के अंदर खराब हो जाती है तो रिपेयर, तो क्या वो रिपेयर हो सकती है? हाँ। बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं है। किडनी खराब होने का अर्थ ये नहीं है कि किडनी ने अपनी एक्टिविटी रिड्यूस कर दी है। जो उसका काम है यूरिया क्रिएटिनिन को निकालना बॉडी से, बाय प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना, वो प्रॉपरली निकाल नहीं पा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेड हो गई है, खराब हो गई। अगर डेड खराब है, बॉडी के अंदर पड़ी हुई है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या वो बॉडी के अंदर, एक लिविंग बॉडी के अंदर कोई डेड पार्ट है, होता क्या उसके साथ? वो सड़ जाता, सड़ जाता है। तो यहाँ प्यूट्रिफिकेशन हो रही है क्या किडनी की? सड़ रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक ब्लड फ्लो है तो तब तक उसके चांसेस रिवाइवल के हैं? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, 101%। ओके। देखो, 2 टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स नेवर डिवाइड, एक तो न्यूरॉन, एक नेफ्रॉन। राइट। न्यूरॉन आ गया आपके ब्रेन वाला, जितने हैं बचपन से उतने ही सेल रहेंगे, कम ही होते जाएंगे, कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। एट्रेजिया हो गया, जिसको हम एट्रेजिया कहते हैं कि भाई श्रिंकिंग हो रही है ब्रेन की, वो एज के साथ जी, ठीक है, वो होता है। उसमें आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो कम होंगे। ऐसे ही किडनी में भी होता है, किडनी के न्यूरॉन्स घटेंगे, नेफ्रॉन्स घटेंगे किडनी के, बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि डिवीजन नहीं है इसमें, न्यूक्लियस है नहीं है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खत्म हो गए अंदर। तो मतलब रिवाइव किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारी ये पेशकश बहुत अच्छी लगी हो। अगला एपिसोड आ रहा है यहाँ पे, इस टाइप की चीजें बहुत सारी प्लान्ड है इस साल। स्टे ट्यून्ड।